नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग एक्सीलेंस पर। और मैं हूं आपका साथी शुभम जांगड़ा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एंशिएंट इंडिया की सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू शुरू रखी हुई है और उस सीरीज़ के तहत हम आपको कम से कम 17 क्लास प्रोवाइड करवा चुके हैं पहले। और आज की वीडियो में हमारी क्लास 18वीं रहेगी और आज की वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो रहेगा पाल वंश, जिसे हम पल्लव वंश भी बोल देते हैं। दोस्तों, हमने कल की वीडियो में हर्षवर्धन का कंप्लीट टॉपिक पढ़ लिया था और हमने उस वीडियो में ये बोला था कि हर्षवर्धन वंश के बाद यानी वर्धन वंश के बाद जो अगला वंश आया था वो गुर्जर प्रतिहार वंश था। लेकिन गुर्जर प्रतिहार वंश भी आएगा और इसके अपोजिट में जो उत्तर भारत है, उस उत्तर भारत में जो वंश चल रहा था वो पाल वंश चल रहा था। और इस एरिया में कौन सा वंश चल रहा था दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार वंश, जो कि थानेसर कुरुक्षेत्र का एरिया पड़ता था, जहां पर वर्धन वंश हुआ करता था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पाल वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है जो थानेसर कुरुक्षेत्र के एरिया में हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। चलिए दोस्तों, पाल वंश के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं हम उसको पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमारे सभी के सभी फैक्ट्स जो है वो क्लियर हो जाए। दोस्तों, जो आपका पाल वंश था वो तभी शुरू हुआ था जब हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश शुरू हुआ था। दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश कब शुरू होता है? जब 647 ईस्वी में हर्षवर्धन राजा की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद ही गुर्जर प्रतिहार वंश शुरू होता है। और उत्तर भारत में कौन सा वंश शुरू होता है दोस्तों? पाल वंश शुरू होता है, जिसे हम पल्लव वंश के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, पल्लव वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो सिंह बर्मन माना जाता है। और सिंह बर्मन जो है इसके पहले राजा कहलाएंगे जिन्होंने पल्लव वंश की नींव रखी थी। और अगर बात करें दोस्तों इस वंश की राजधानी की, तो पल्लव वंश की जो राजधानी होती थी वो कांचीपुरम हुआ करती थी। और कांचीपुरम जो है दोस्तों वो तमिलनाडु में पड़ता है। और जैसा कि हम देख चुके, जो इसके संस्थापक है वो सिंह बर्मन रहे थे। और अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो दोस्तों वो सिंह विष्णु रहे थे। सिंह विष्णु दोस्तों ऐसे राजा होते थे इस वंश के जिसने अपने राज्य को और जिसने पल्लव वंश को शक्तिशाली बनाया था। और दोस्तों, जो राजा अपने वंश को या अपने राज्य को शक्तिशाली बनाता है वो राजा वास्तविक संस्थापक कहलाता है। तो दोस्तों, अगर सिंह विष्णु राजा की बात करें तो उसका शासनकाल कब से लेके कब तक रहा था? 575 से लेके 600 ईस्वी तक जो है वो राजा रहे थे, और जो कि इस वंश के वास्तविक संस्थापक कहलाए थे। दोस्तों, 3 राजा हुआ करते थे जिन्होंने इस सिंह विष्णु राजा के साथ युद्ध किया था और सिंह विष्णु ने उन्हें हराया था। तो किस किस को हराया था दोस्तों सिंह विष्णु राजा ने? एक होते थे चेह, एक होता था चोल और एक होते थे पांडे। इन सबको सिंह विष्णु ने हरा दिया था, उनको पराजित कर दिया था। दोस्तों, अगर बात करें मंदिरों की, तो सिंह विष्णु जो राजा थे उन्होंने तमिलनाडु में एक महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया था। और दोस्तों, दूसरा बनवाया था आदिवरा की गुफा का मंदिर। दोस्तों, ये दोनों मंदिर किसी भी वनडे एग्जाम में देखे जा सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यही उठेगा कि महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया? तो राजा सिंह विष्णु ने बनवाया। और राजा सिंह विष्णु जो होते हैं वो किस वंश से संबंधित होते हैं? तो दोस्तों वो पाल वंश या पल्लव वंश से संबंधित राजा होते हैं। आदिवरा का जो गुफा मंदिर है वो किसने बनवाया? वो भी राजा सिंह विष्णु ने बनवाया। दोस्तों, इसके आदिवीरा जो गुफा का मंदिर है, इस मंदिर की खास बात क्या थी? जो राजा सिंह विष्णु होते थे उन्होंने अपनी 2 पत्नियों की फोटो आदिवीरा की गुफा मंदिर में लगवा दी थी, जिससे कि जनता में भी बहुत इस बात को लेकर चर्चा उठी थी। और जो अपने इस राजा के फैसले को बहुत ही गलत मानती थी, क्योंकि इसने अपनी 2 पत्नियों की फोटो आदिवीरा की गुफा के मंदिर में लगवा दी थी। दोस्तों, एक महान कवि होते हैं जो संस्कृत के महाकवि माने जाते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कवि होते थे, जिनका नाम होता था भारवी। और ये भारवी जो होते हैं ये सिंह विष्णु के दरबार में रहा करते थे और ये संस्कृत के कवि हुआ करते थे। दोस्तों, अगर बात करें सिंह विष्णु के बेटे की, तो सिंह विष्णु का जो बेटा होता है उसका नाम होता है महेंद्र बर्मन। और सिंह विष्णु के बाद जो अगला राजा बनता है, इसका बेटा महेंद्र बर्मन ही अगला राजा बनता है। दोस्तों, सिंह विष्णु के जो समय में क्या हुआ करता था? चालुक्य वंश शुरू उत्पन्न हुआ था। मतलब उसका आगामी किस शासनकाल में हुई थी? जब सिंह विष्णु राजा हुआ करता था तब अस्तित्व में आया था चालुक्य वंश, और उसका सिर्फ आगमन हुआ था
और आगे चलकर चालुक्य वंश से भी हम जो रिलेटेड उससे जो इम्पोर्टेंट राजा बनेंगे आपके चालुक्य वंश से, इस चालुक्य वंश का अलग से स्पेशल टॉपिक कर लेंगे, जिसके अंदर चालुक्य वंश से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनेंगे हम सारे के सारे क्लियर करेंगे, जितने भी राजा इस वंश से संबंधित है। तो दोस्तों चालुक्य वंश का जो अस्तित्व आया था वो सिंह विष्णु के समय में ही आया था, जब सिंह विष्णु जो है वो राजा हुआ करते थे। दोस्तों बात करते हैं जो सिंह विष्णु का बेटा होता है महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन को हरा दिया था किस राजा ने? पुलकेशिन द्वितीय ने। और दोस्तों ये पुलकेशिन द्वितीय वही राजा था दोस्तों, ये वही शक्तिशाली राजा बोल सकते हैं हम, जिसने महान राजा हर्षवर्धन को भी हरा दिया था। हर्षवर्धन इतने महान राजा हुआ करते थे, इतने शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, उनको किसने हरा दिया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। और ये युद्ध हुआ कब था दोस्तों? 634 ईस्वी में हुआ था महाराजा हर्षवर्धन के साथ, जिसमें महाराजा हर्षवर्धन जो है हार जाते हैं और 647 ईस्वी में जो है हर्षवर्धन राजा की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय आप समझ सकते हैं कि कितना शक्तिशाली राजा हुआ करता था। और पुलकेशिन द्वितीय इतना शक्तिशाली होता था कि उसने राजा हर्षवर्धन को तो हराया ही था, आगे चलकर उसने महेंद्र वर्मन को भी हरा दिया था। और महेंद्र वर्मन किसका बेटा होता था दोस्तों? राजा सिंह विष्णु का बेटा हुआ करता था। दोस्तों महेंद्र वर्मन राजा की अगर बात करें तो महेंद्र वर्मन राजा जो है वो शैव धर्म को माना करते थे, शैव धर्म को मानने वाले राजा हुआ करते थे। और इन्हें दो उपाधि मिली थी, एक मतविला की और एक विचित्र चित्र की उपाधि महेंद्र वर्मन को मिली हुई थी। दोस्तों महेंद्र वर्मन के बाद इसका बेटा नरसिंह वर्मन राजा बनता है। और दोस्तों इस वंश का सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा कौन सा होता है? नरसिंह वर्मन। दोस्तों नरसिंह वर्मन आप कह सकते हैं कि बहुत शक्तिशाली राजा होता था, क्योंकि जो पुलकेशिन द्वितीय राजा होता था जिसे हम शक्तिशाली राजा मानते थे अब तक, उस पुलकेशिन द्वितीय को भी इसने 3 बार हराया था दोस्तों, देख लो युद्ध में। तो आप समझ सकते हो कि नरसिंह वर्मन कितना शक्तिशाली राजा होगा। दोस्तों सबसे पहले हम शक्तिशाली राजा मानते थे राजा हर्षवर्धन को, लेकिन राजा हर्षवर्धन को दूसरे शक्तिशाली राजा ने हरा दिया था, पुलकेशिन द्वितीय ने आके 634 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था। लेकिन अब तक तो हम पुलकेशिन द्वितीय को ही शक्तिशाली मानते आए थे, लेकिन आगे चलकर जो महेंद्र वर्मन का बेटा होता है नरसिंह वर्मन, उस नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को 3 बार हराया था दोस्तों। और इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि नरसिंह वर्मन कितना शक्तिशाली राजा हुआ करता था। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भी नरसिंह वर्मन ही कहलाता है। दोस्तों जब तक नरसिंह वर्मन का शासनकाल चल रहा था तब तक ह्वेन भी जो है वो भारत में ही था। और कहा जाता है दोस्तों ह्वेन ने नरसिंह वर्मन के शासनकाल की तुलना हीरे से कर दी थी। उसने कहा था कि इसका शासनकाल किसी हीरे से कम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इतनी खूबियाँ थी दोस्तों, और ये बहुत शक्तिशाली राजा कहलाया था, इसलिए इसको प्रतापी राजा की संधि भी दी गई थी इस वंश की। दोस्तों ह्वेन ने राजा को तो हीरा कहा ही कहा था, लेकिन जो इस राजा के अंडर जो जनता आती थी, जो प्रजा आती थी, उसकी भी तारीफ की थी। तो दोस्तों जिस राजा की तारीफ और राजा की प्रजा की तारीफ ह्वेन ने करी है, तो आप आइडिया लगा सकते हो वो राजा कितना अच्छा होगा और कितना शक्तिशाली होगा। दोस्तों जो नरसिंह वर्मन होता है उसने बादामी के मल्लिकार्जुन मंदिर पर एक पत्थर लगवा दिया था, और उस पत्थर पर क्या लिखवाया था दोस्तों कि मैंने तुम्हारे राजा पुलकेशिन द्वितीय को 3 बार हराया है। दोस्तों जो ये मल्लिकार्जुन पड़ता है ये पुलकेशिन द्वितीय के एरिया में हुआ करता था, और उसने वहाँ पर एक पत्थर की प्लेट लगवाई थी और उस पत्थर पे लिखवा दिया था कि मैंने तुम्हारे राजा जिसका नाम पुलकेशिन द्वितीय है उसको 3 बार हराया है। दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करें। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियरिफाई करके बताता हूँ। एक और होते हैं नरसिंह वर्मन और दूसरी ओर होते हैं हमारे पुलकेशिन द्वितीय। जैसे जैसे नरसिंह वर्मन का जो आगे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इसके बेटे आते जाएंगे, वैसे ही जो हमारे पुलकेशिन द्वितीय हैं उसके भी आगे बेटे आते जाएंगे, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये वंश आगे चलता रहेगा, और इनकी जो दुश्मनी है वो भी आगे चलती रहेगी इसी चीज़ को लेते हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने अगले टॉपिक्स पे बढ़ते हैं, अपने अगले पॉइंट्स को कवर करते हैं। दोस्तों क्या होता है, जो राजा नरसिंह वर्मन होता है वो राजा पुलकेशिन द्वितीय को 3 बार हरा देता है, और उसको हराने के बावजूद वो पीछे नहीं हटता, उसको बदनाम करने के लिए, मतलब उसको
प्रजा के सामने दिखाने के लिए कि भी मैंने तुम्हारे राजा को 3 बार हराया है, वो एक पत्थर पर लिखवाकर और वहाँ के बादामी के मल्लिकार्जुन मंदिर पर प्लेट लगवा देता है पत्थर की, जिससे कि प्रजा देखती है और वो अपने राजा को 3 बार हारते हुए देखती है, जिससे कि पुलकेशिन द्वितीय की बहुत बेइज्जती हो जाती है। तो दोस्तों आगे चलकर नरसिंह वर्मन ने एक महाबलीपुरम नामक शहर बसाया। दोस्तों इससे किसी भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि महाबलीपुरम नामक शहर किसने बसाया था, तो आप नरसिंह वर्मन ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं कि नरसिंह वर्मन राजा ने जो है महाबलीपुरम को बसाया था। दोस्तों नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंडा और महामल की भी उपाधि प्राप्त कर रखी थी। और दोस्तों अगर बात करें नरसिंह वर्मन के बेटे की, तो नरसिंह वर्मन का जो बेटा होता है, जो नरसिंह वर्मन के बाद अगला राजा बनता है, उसका नाम होता है महेंद्र वर्मन द्वितीय। और महेंद्र वर्मन द्वितीय का शासनकाल 668 से लेकर 670 ईस्वी तक चलेगा। और दोस्तों कहा जाता है जो महेंद्र वर्मन द्वितीय है, इसको आगे चलकर पुलकेशिन द्वितीय का बेटा होता है विक्रमादित्य प्रथम, वो आगे जाके हरा देता है, क्योंकि वो अपने पिता की हार का बदला लेता है। दोस्तों जैसा कि हमने अभी पीछे ये पढ़ा था कि नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय राजा को 3 बार हराया था, और 3 बार हराते हुए भी उसने क्या किया था, पत्थर की एक प्लेट होती थी, उसके ऊपर लिखवा दिया था कि मैंने तुम्हारे राजा पुलकेशिन द्वितीय को 3 बार हराया, और ये उसी के एरिए के मंदिर में लगवा देता है, जिससे कि पुलकेशिन द्वितीय राजा की बहुत बेइज्जती होती है। लेकिन आगे चलकर जो पुलकेशिन द्वितीय का बेटा होता है, जिसका नाम होता है विक्रमादित्य प्रथम, वो विक्रमादित्य प्रथम अपने पिता की इस बेइज्जती का बदला जरूर लेता है, और इस बदले की आग में वो किसको हरा देता है, नरसिंह वर्मन के बेटे महेंद्र वर्मन द्वितीय को। और महेंद्र वर्मन द्वितीय को हराकर वो अपने पिता की बेइज्जती का बदला लेता है। तो दोस्तों विक्रमादित्य प्रथम ने महेंद्र वर्मन द्वितीय को मार दिया था और अपने पिता का बदला ले लिया था। दोस्तों आगे चलकर महेंद्र वर्मन द्वितीय के बाद जो राजा बनता है, ये जो चैन सिस्टम चल रही है दोस्तों, ये किसकी चल रही है, पुलकेशिन द्वितीय की। पुलकेशिन द्वितीय के बाद विक्रमादित्य प्रथम आए, फिर विक्रमादित्य प्रथम के बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय आए, और फिर महेंद्र वर्मन द्वितीय के बाद परमेश्वर वर्मन आए। और परमेश्वर वर्मन जो होते हैं, उनका जो शासनकाल है वो 670 से लेकर 675 ईस्वी तक चलेगा। वो इस समय काल के बीच जो है राजा रहेंगे। जो परमेश्वर वर्मन राजा होते हैं, वो दोबारा से पल्लव वंश की शक्ति को एकजुट करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस समय काल तक आते आते पल्लव वंश जो है वो बिखर गया था, और बिखर कर इधर उधर जो है उसकी शक्तियाँ बिखर गई थी, जिससे कि कोई भी नया राजा आता था उसके किसी भी राजा को हराकर चला जाया करता था। लेकिन परमेश्वर वर्मन ने आगे चलकर अपने पल्लव वंश की शक्ति को एकजुट कर लिया था, जिससे कि वो दोबारा शक्तिशाली बन गया था। तो दोस्तों परमेश्वर वर्मन का अगर बेटा पूछे तो बेटे का नाम होता था नरसिंह वर्मन द्वितीय। दोस्तों इनके थोड़े से नाम मिलते जुलते हैं, लेकिन आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपके किसी भी वनडे एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन उठ जाता है किसी बेटे से या उसके राजा मतलब उसके पिता से, तो आपको याद होना चाहिए, तो इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। तो जो आपके परमेश्वर वर्मन का बेटा होता था वो नरसिंह वर्मन द्वितीय होता था, जो आगे चलकर राजा बना था। दोस्तों जो परमेश्वर वर्मन ने कांचीपुरम का कैलाश मंदिर बनवाया, हमने जितने भी मंदिर इस वंश के अंदर पड़े हैं वो सभी के सभी दोस्तों आपको याद रखने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और वो मंदिर किसने बनवाए, ठीक है दोस्तों, और वो मंदिर जो है किस वंश में बने, ये भी याद रखने हैं। तो दोस्तों जो कांचीपुरम का कैलाश मंदिर है वो परमेश्वर वर्मन ने बनवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय के बाद जो राजा बनता है वो परमेश्वर वर्मन द्वितीय ही होता है, जैसा कि हम जिक्र कर चुके। और परमेश्वर वर्मन द्वितीय को विक्रमादित्य प्रथम से संधि हो जाती है। दोस्तों क्या होता है, विक्रमादित्य प्रथम का युद्ध हो जाता है किसके साथ, परमेश्वर वर्मन द्वितीय के साथ। तो इनमें से ना कोई जीतता ना कोई हारता, इन दोनों के बीच में संधि हो जाती है, और उस संधि के तहत इनका निपटारा हो जाता है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चलते जैसे जैसे इनके बेटे आगे बढ़े, उनके बीच में दुश्मनी होती गई, युद्ध होते गए। तो आगे चलकर परमेश्वर वर्मन एक साइड से और दूसरी ओर से विक्रमादित्य प्रथम,
इन दोनों के बीच में संधि हो जाती है, जिससे कि इनकी दुश्मनी जो है यहाँ पर आते आते कम हो जाती है। दोस्तों चालुक्य वंश के मित्र होते थे गंग वंश वाले, और गंग वंश वालों ने परमेश्वर वर्मन द्वितीय की हत्या कर दी थी। आगे चलकर जो है परमेश्वर वर्मन द्वितीय जो है वो मारे जाते हैं। और परमेश्वर वर्मन द्वितीय को कौन से वंश वाले मारते हैं? गंग वंश वाले। और गंग वंश वाले किसके मित्र होते थे? चालुक्य वंश के। और चालुक्य वंश हमने जैसा कि आपको पहले बता दिया था कि चालुक्य वंश कब शुरू हुआ था, कब अस्तित्व में आया था? जब ये पल्लव वंश शुरू हो चुका था तभी ये अस्तित्व में आ गया था। तो चालुक्य वंश के मित्र होते थे गंग वंश वाले, और गंग वंश वालों ने परमेश्वर वर्मन की हत्या कर दी थी। तो दोस्तों परमेश्वर वर्मन जो द्वितीय के राजा के बाद जो अगला राजा बनता है वो नंदी वर्मन कहलाता है, और जिसका समय काल जो शासन काल है वो 730 से लेके 800 ईस्वी तक रहेगा। और जो नंदी वर्मन पर आक्रमण किया था किसने? दंती दुर्ग ने। और दंती दुर्ग जो है वो हार जाता है, और दंती दुर्ग ने अपनी बेटी की शादी नंदी वर्मन से कर दी थी। होता क्या है दोस्तों, नंदी वर्मन जब राजा बनता है इस वंश का 730 ईस्वी में, तब इस पर अटैक करता है दंती दुर्ग। तो दंती दुर्ग जो है वो हार जाता है, और उसकी इस हार के कारण नंदी वर्मन उससे संधि करते हैं, और इस संधि के तहत दंती दुर्ग ने अपनी बेटी की शादी किससे कर दी थी? नंदी वर्मन से। और दंती दुर्ग अगर पूछ ले दोस्तों कौन से वंश का राजा हुआ करता था, तो राष्ट्रकूट वंश का राजा हुआ करता था। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना भी इसी ने की थी। अगर राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक पूछ ले तब भी दंती दुर्ग ही कहलाएगा। दोस्तों ये दंती दुर्ग राजा का नाम होता था। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट पल्लव वंश, जिसे आप पाल वंश बोल सकते हैं। दोस्तों पाल वंश के साथ साथ चालुक्य वंश भी चल रहा था उत्तर भारत में, और चालुक्य वंश और पाल वंश ये दो वंश तो हो ही गए, लेकिन अगर थानेसर कुरुक्षेत्र के एरिया में बात कर दे तो गुर्जर प्रतिहार वंश चल रहा था। और गुर्जर प्रतिहार वंश जो है वो वर्धन वंश को ख़त्म करके आया था, और जिसकी क्लास हम कल लगाएंगे, और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे अपने गुर्जर प्रतिहार वंश को कंप्लीट पढ़ लेंगे। आज की वीडियो में हमारे पास पल्लव वंश कंप्लीट था। दोस्तों हमने इस वंश में वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं जो किसी भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हैं या किसी भी वनडे एग्ज़ाम में उठाए जाएंगे। और हम चाहते हैं दोस्तों आपको डायरेक्ट क्वेश्चन अगर वहाँ मिल जाता है तो आप उसको क्लिक करिए, वो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। और अगर आपको हमारे इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप लर्निंग एक्सीलेंस के नाम से ही मिलेगा। और हमारे YouTube पर जितनी भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई गई है उन सभी वीडियोज़ की PDF फाइल भी हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे कि आपको नोट्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सभी के सभी फैक्ट्स बाय नोट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल की वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।